तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी डॉक्टर तनवीर साहब ने बताया, आप देख सकते हैं कि टाइटल जो आज के प्रेजेंटेशन का है या टॉपिक जो आज के प्रेजेंटेशन का है वो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव टाइटल एंड रिसर्च पेपर एंड चूज एप्रोप्रिएट कीवर्ड। व्हाई दिस टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट? व्हाई? बिकॉज ऑफ जब आप कोई भी टाइटल लिखते हैं तो वो टाइटल आपका जो है ये आपकी एक तरह से मॉडल होता है कि आपने क्या किया है, आपने कैसे किया है, किस तरह से किया है और किस बेस पे किया है। तो टाइटल आपका वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी टाइप के रिसर्च में, वाइटल रोल प्ले करता है। इवन के ज्यादातर टाइम जो अच्छे स्कॉलर्स और ये होते हैं वो आपके सिर्फ टाइटल्स को देख करके पता लगा लेते हैं कि आपका रिसर्च वर्क या आपका पेपर कैसा होगा। जब कभी भी इससे पता नहीं चलता है, टाइटल से नहीं पता चलता है, तो वैसी सूरत में तो एब्स्ट्रैक्ट का सहारा लिया जाता है। अमूमन चूंकि फुल लेंथ पेपर आपकी वो अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आपको कुछ तो सैंपल देना पड़ता है ना। तो सैंपल आपका क्या होता है? वो टाइटल होता है। सैंपल आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो टाइटल देखने के बाद ही कोई भी रीडर, कोई भी नीडेड पर्सन है जिसको आपके पेपर की जरूरत है, तो वो आपके सबसे पहले क्या चीज से अट्रैक्ट होगा? आपके टाइटल से अट्रैक्ट होगा, देन आपके एब्स्ट्रैक्ट से अट्रैक्ट होगा। उसके पास इतना ये नहीं है कि वो आपका फुल लेंथ पेपर जाके वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा, उसके बाद आपको बताएगा। तो टाइटल में जो आपकी चीजें होती है वो आपका सारा का सारा लबाब होता है कि आप इस रिसर्च वर्क को या इस स्टडी को आप ने कैसे अंजाम दिया। ये नहीं है कि उसमें रिजल्ट पता होता है, उसमें रिजल्ट नहीं बताया गया होता है। आपको आपका टाइटल में ये बताया जाता है कि आपने ओवरऑल इस स्टडी को किस चीज पे कैसे किया, वो बताया जाता है। बट इसमें के केस में क्या है कि सारे के सारी चीजें बहुत ही एकदम कंसाइज वे में, यानी मैक्सिमम 12 to 15 वर्ड में होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आखिर रीडर का इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है या रीडर्स कैसे आपके टाइटल तक के जरिए पहुंच सकता है। तो आप देखेंगे जब आप कोई भी, हर लोग सर्च इंजन, चाहे वो गूगल का हो, याहू का हो या फिर जो भी हो, सर्च इंजन यूज करते हैं तो हम क्या डालते हैं? 2-4 कॉमन वर्ड डालते हैं और उससे हमें डेटाबेस में निकल के आता है कि इस चीज पे ये चीज है, इस पे ये चीज है, इससे मिलती जुलती ये चीज है। तब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्च इंजन या डेटाबेस या जर्नल वेबसाइट जो होते हैं वो उसी वर्ड से आपके टाइटल को फाउंड करते हैं या फिर आपके एब्स्ट्रैक्ट को फाउंड करते हैं, और या फिर आपने जो कीवर्ड डिसाइड किया है, चाहे वो कीवर्ड जैसा भी है, उससे आपके पेपर का जो है वैल्यू बढ़ता है, वो साइट होता है, और आपका रीडर का जो है या जो भी नीडफुल है उसका इंटरेस्ट जगता है। तो बेसिकली ये 3 वर्ड ही है। वो 3 वर्ड क्या है? टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और एलिमेंट। ये क्या नाम है आपको? कीवर्ड। इसी के जरिए आप अपने चीजों को की मार्केटिंग करते हैं, या अपनी चीज की मार्केटिंग कह लीजिए, या अपने रिसर्च वर्क को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ऐसी पार्ट होती है पेपर की जो फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है। इसके लिए कहीं पे आपको कुछ मिलता नहीं, लेकिन इससे आपके फुल लेंथ पेपर की को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपका टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो फुल लेंथ पेपर को पढ़ना चाहते हैं। वरना अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है और टाइटल से जैसा आपने दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली
वो आपका एब्स्ट्रैक्ट तैयार नहीं हुआ है, तो कोई भी आपका फुल लेंथ पेपर नहीं पढ़ने जा रहा है। तो टाइटल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और उसके बाद जो है फर्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है पेपर का, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल के बाद जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। किसी भी जर्नल में का एडिटर हो, रिव्यूअर हो, कोई भी वो ज्यादा बिजी रहता है, उसके पास सैकड़ों में पेपर आते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट से ही डिसाइड कर पाता है कि इस पेपर को पीर रिव्यू के लिए भेजना है या रिजेक्ट करना है, या फिर इसको वापस से जो है आउटराइट रिव्यू को देना है। ये सारा का सारा कुछ आपके टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट से होता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन की जो वर्ड एक दी जाती है कोट, तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन टाइटल और टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट बनाता है कि आपके पेपर को पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। वहीं आपके टाइटल से ही टाइटल या ये कह लीजिए कि वो जो ये तीनों वर्ड है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड, इसी तीनों एलिमेंट के बेस पे कोई भी रिसर्च का ये पता चल जाता है कि किस गाइडलाइन के जरिए इसको फॉलो किया गया है और कैसे इसको इस रिसर्च को किया गया है। ये रिसर्च हो सकता है कि एकेडमिक पर्पस के लिए हो, ये रिसर्च हो सकता है कि आपके जैसे कि आप लोग पीजी कर रहे हैं, तो पीजी में आपको एकेडमिक पर्पस के लिए कि आपको एक रिसर्च वर्क करना ही करना है, आपको एक थीसिस लिखना ही लिखना है, तो उस पर्पस के लिए हो, या फिर मार्केटिंग पर्पस के लिए हो, कोई ऐसा रिसर्च हो जो जनरल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो, जनरल पॉपुलेशन के लिए ये हो, या फिर कोई ऐसा रिसर्च जो जिससे आपको डेटाबेस तैयार करने में हेल्प मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। जैसे कि अभी कोविड है, अब हमारा ये सेंटर जीटीसीएच का एक कोविड सेंटर नहीं है, लेकिन अगर हमने इसमें यूआरटीआई एलआरटीआई के केस का एक डेटाबेस तैयार किया कि हमारे पास अप्रैल और मई के महीने में टोटल जितने केस आए उसमें से 12%, 15%, 10%, 20% ये हमारा यूआरटीआई और एलआरटीआई का केस आता है। और इस डेटा को हम अगर अपने डिपार्टमेंटल इसमें प्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर यहाँ पे 10%, 12%, 15% यूआरटीआई की है, तो हो सकता है कि इसमें से 2%, 4%, 5% कोविड के भी केस हो, तो वो आपको यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी दे सकता है, वो यहाँ पे आपको आइसोलेशन फैसिलिटी दे सकता है, वो यहाँ पे आपको क्वारंटाइन फैसिलिटी दे सकता है। तो इन सब पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान से हमें जरूरत होती है इसकी। टाइटल जो है किसी भी रिसर्च को एक नाम, एक पहचान देने का काम करता है ताकि रिसर्चर इसमें जो है किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, और रिसर्चर को पहचान मिलती है, उस रिसर्च को पहचान मिलती है। उस इवेंट के बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचान मिलती है। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं पीएसएम के अंदर, पीएसएम के अंदर प्रिवेलेंस रेट ऑफ एनीमिया इन जीटीसीएच गर्ल्स पॉपुलेशन या जीटीसीएच के फीमेल स्टूडेंट पॉपुलेशन, तो वैसी सूरत में आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी पहचान मिलती है, आपको एज ए रिसर्चर पहचान मिलती है, आपके पेपर को पहचान मिलती है। तो टाइटल जो है वो रिसर्च को एक तरह से आइडेंटिफिकेशन दिलाने का काम करता है, रिसर्चर को आइडेंटिफिकेशन दिलवाने का काम करता है, आपके संस्था और आपके काम को आइडेंटिफिकेशन दिलाने का काम करता है। वहीं जो हमारा ये होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, वो क्लियर एनएफ होना चाहिए, क्लियर एनएफ होना चाहिए, एक्सप्रेस वे में होना चाहिए, ग्लोबल कंटेंट होना चाहिए, लेकिन ये ब्रीफ में होना चाहिए, एकदम कंक्रीट वे में होना चाहिए। टाइटल जो है हमारा फर्स्ट थिंग होता है जिसको हम तैयार करते हैं। इसमें जो है
इसे ऐसे तैयार करना चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, बहुत क्रिएटिव टाइप दिखे और इम्प्रेसिव हो। टाइटल जो है हमारा हमेशा ध्यान में रखें कि 15 वर्ड से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, समराइज होना चाहिए और क्रूशियल इशू के ऊपर बात होनी चाहिए, टॉपिक के बारे में बताना चाहिए, जो कि हम कीवर्ड के तौर पे बता सकते हैं, जो कि हम कीवर्ड के तौर पे बता सकते हैं। इसके अलावा ये टाइटल जो है आपको हेल्प करता है कि आपके पेपर को कोई जर्नल, वेबसाइट या फिर किस कैटेगरी में रखता है, किस कैटेगरी में उसको डिस्प्ले करता है। जैसे हम लोग सब मेडिकोज हैं, लेकिन मेडिकोज में भी बहुत सारी कैटेगरीज है कि हम एक क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, एक प्रिवेलेंस रेट का स्टडी कर रहे हैं, एक इन विट्रो स्टडी कर रहे हैं, एक इन वाइवो स्टडी कर रहे हैं। तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसके लिए भी जरूरी है कि टाइटल उस हिसाब से डिजाइन किया गया हो और डिस्क्रिप्टिव वे में, ताकि आपके टाइटल को उस जगह ये किया जाए। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने लिख दिया क्लिनिकल इफिकेसी ऑफ सफूफे मुहज्जिल, तो क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ सफूफे मुहज्जिल सिर्फ इतना लिख देने से क्या मेरा जो है हर जगह कई सारी जगह ये हो जाएगा? ये हमारा सिर्फ क्लिनिकल, जब कभी कोई क्लिनिकल स्टडी के बारे में बात करेगा उस दौरान पब्लिश हो सकता है। क्लिनिकल स्टडी जब कोई लिखेगा सर्च इंजन में कि क्लिनिकल स्टडी सफूफे मुहज्जिल, तब आएगा। वहीं अगर हम इसको इलेबरेट करके लिखते हैं, जो आगे मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एक ही चीज को 5 अलग अलग तरह से बताऊंगा, तो वैसी सूरत में हमें ये प्रॉपर्ली डिजाइन एंड कैटेगराइज में शो करेगा, अलग अलग कैटेगरीज में शो करेगा कि कब ये कहाँ पे स्टडी हुआ है और किसके लिए जरूरी है, और उस जगह ये प्रेजेंट करेगा। जिस तरह से आप कोई एसे लिखते हैं तो उसमें साइको एनालिसिस और काउंसलिंग की प्रैक्टिस ठीक उसी तरह कैची इंफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। कोई ऐसा थ्योरी जो है डेवलप होना चाहिए जिससे न्यू लगे। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग रिसर्च पेपर थेसिस लिखेंगे, एक थेसिस में आप चाहें तो 5, 7, 10 तक जो है रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं एक थेसिस से। तो वो किस तरह से अब ये होता है कि कुछ एथिकल रूल्स भी होते हैं कि सेम टाइटल के जरिए कोई भी ISBN रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में आप सेम टाइटल को 2 जगह पब्लिश नहीं कर सकते। तो टाइटल हम एक ही रिसर्च के 5 अलग अलग 10 अलग अलग टाइटल बना के और उसको अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा जो है इन्फ्लुएंसिव भी होना चाहिए। किस तरह से लिखा जाएगा वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, आंसर द क्वेश्चन। आपने क्या क्वेश्चन उठाया है और कैसे इसका रिजल्ट मिलने जा रहा है, वो आपको टाइटल में ही पता चल जाना चाहिए। आंसर द क्वेश्चन के कोई जैसे मैंने अभी बताया कि क्लिनिकल इफिकेसी ऑफ सफूफे मुहज्जिल, तो सिर्फ 2 लोग क्लिनिकल इफिकेसी या क्लिनिकल स्टडी और सफूफे मुहज्जिल डालेगा तो उसको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब हम इसको एलेबरेट करेंगे तो और भी कई सारे लोगों को, तो मेरा पेपर क्या कर रहा है, मेरे पेपर के बारे में मेरे रिसर्च वर्क की टेक्निक क्या है, डिजाइन क्या है, या किसको ये सूट करता है, कैसे सूट करता है, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं, वो एक क्लू देता है, या फिर आंसर ऑफ द क्वेश्चन होता है आपका टाइटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरा पेपर जो है एक्स थेरेपी के जरिए कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ डिमेंशिया को ठीक कर रहा है, तो एक्स थेरेपी के जरिए कॉग्निटिव डिमेंशिया को के पेशेंट को ठीक कर रहा है। तो उसमें हमें
किस तरह से टाइटल तैयार करना है वो वन बाय वन एक एक चीजों के बारे में बताता हूँ। ये रैंडमाइज्ड ट्रायल था क्या, तो वो हमें लिखना होगा इट वाज ए रैंडमाइज्ड ट्रायल, बट इसमें क्या है कि इट वाज ए रैंडमाइज्ड ट्रायल नहीं लिखना। वो कैसे, आगे देखते हैं। कितने पेशेंट का स्टडी है, ये हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे कि कितने पेशेंट के, लेकिन कहाँ ये स्टडी हुआ है, जैसे जापान में हुआ, जापान के 6 सिटीज में हुआ, जैसे मैंने बताया कि GTCH के फीमेल पेशेंट में हुआ, तो वो हमें मेंशन करना होता है। कोई क्या चांसेस है कि आपका इम्प्रूवमेंट कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो हमें लिखना होता है। वो आंसर जो आप देंगे इन चीजों का, वो हमेशा कीवर्ड में होना चाहिए, वो हमेशा कीवर्ड में होना चाहिए। जैसे देखिए कि पहला में हमने क्या लिखा कि एक्स थेरेपी, एक्स थेरेपी क्या हो गया हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक उसी तरह रैंडमाइज्ड ट्रायल, अभी मैंने बताया कि इट वाज ए नहीं लिखेंगे, एक्स थेरेपी के लिए ये हमारा रैंडमाइज्ड ट्रायल था, वहीं डिमेंशिया के मरीजों पे था, और 6 जापानीज सिटी में था, जो कि 40 केसेस पे हुआ और इम्प्रूव हुआ, कॉग्निटिव फंक्शन मरीज का हमारे इम्प्रूव हुआ। तो इस तरह से हम इसको ये कहते हैं बिल्ड ए सेंटेंस विद दीज कीवर्ड। जैसे अभी मैंने कीवर्ड्स को बताया, आंसर दिया, अब इसको हम क्या कहते हैं कि एक सेंटेंस बना लेंगे। This study is a randomized trial that investigate whether X therapy improve cognitive function in 40 dementia patients from 6 cities in Japan. It reports improved cognitive function. ये हो गया हमारा 28 वर्ड में, जबकि आप कहेंगे कि अभी ऐसा आप बात कर रहे थे कि इट शुड बी अंडर द 15 वर्ड, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि दिस स्टडी को हम हटा देंगे, दिस स्टडी इज को हटा देंगे, ए रैंडमाइज्ड ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्स थेरेपी इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन इन डिमेंशिया पेशेंट, इतना भी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको और शॉर्ट करते हैं, डिलीट ऑल वेस्ट वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेट एंड, तो दिस इज ए रैंडमाइज्ड ट्रायल, तो रैंडमाइज्ड ट्रायल को हमने रहने दिया, दिस इज ए को काट दिया, दैट इन्वेस्टिगेट वेदर, तो दैट इन्वेस्टिगेट वेदर को काट दिया, एक्स थेरेपी इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, और उसके बाद इट रिपोर्ट्स इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन। इस तरह से जब हम काट देंगे, तो जब आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 कुल मिला के 15 वर्ड में आपका टाइटल खत्म हो जाता है। उसी को इस तरह से हम जब ये सब डिलीट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा randomized trial of therapy for improving cognitive function in 40 dementia patients from 6 cities in Japan। 18 वर्ड हो गया। अब इसको और भी अगर हम ये कहेंगे तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम रीवर्डिंग कर देंगे। जैसे randomized trial of for improving, इसमें देखेंगे तो ऑफ को हमने रिमूव कर दिया, फॉर इम्प्रूविंग को हमने रिमूव कर दिया, इन फ्रॉम 6 सिटी इन जापान को भी हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। रैंडमाइज्ड ट्रायल ऑफ थेरेपी फॉर इम्प्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन इन 40 डिमेंशिया पेशेंट। अब ये क्या हो गया, और भी शॉर्टर हो गया, और रीवर्डेड विद सबटाइटल ऑन फोकस ऑन द रिजल्ट। यानी अब यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स थेरेपी को जो है हम और तरह से एक्स थेरेपी इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन इन 40 डिमेंशिया पेशेंट ए रैंडमाइज्ड ट्रायल। ये दोनों देखेंगे 12 और 13 वर्ड में ही है, लेकिन क्या हुआ कि दोनों अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्रेस किया। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक ही टाइटल को हम 5 6 8 10 अलग अलग तरह से एक ही स्टडी को ये कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे बताए जगह। अब यहाँ पे वर्कशॉप के तौर पे हम लेते हैं। सबसे पहला अगर हमने लिया कि टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ सफूफे मुहज्जिल इन प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया, ये एक सिंपल हो गया।
कि सफुफे मुहज्जिल को प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया में हम इवेलुएट कर रहे हैं उसकी इफिकेसी को। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ओपन लेवल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन द केसेस ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया, ये भी हमारा सुटेबल है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन लेवल रैंडमाइज्ड स्टैंडर्ड कंट्रोल क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन द केसेस ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। इसी को मैं ओपन लेवल रैंडमाइज्ड कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन द केसेस ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया लिख सकते हैं। इसी को हम ए प्रोस्पेक्टिव ओपन लेवल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन द केसेस ऑफ प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया लिख सकते हैं। तो ये 5 तो ऐसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। अब इसमें भी अगर हम चाहे तो कई सारे वर्ड काट सकते हैं। अगर मैं पहला की बात करूं तो 2 को सबसे पहले मैं काट दूंगा, इवेलुएट इफिकेसी ऑफ सफुफे मुहज्जिल, इवेलुएट इफिकेसी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। वहीं ओपन लेवल रैंडमाइज को हम सिर्फ ओपन लेवल को रहने देंगे, ओपन लेवल को काट देंगे, रैंडमाइज क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल इन प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। वहीं और भी अगर इसको हम कहें तो स्टैंडर्ड कंट्रोल है, तो रैंडमाइज स्टैंडर्ड कंट्रोल या फिर रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल स्टडी या फिर रैंडमाइज स्टैंडर्ड कंट्रोल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल। इस तरह से ओपन लेवल रैंडमाइज कॉम्पेटिव क्लिनिकल स्टडी है, तो कॉम्पेटिव को हम काट नहीं सकते, कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे रैंडमाइज कॉम्पेटिव क्लिनिकल स्टडी ऑफ सफुफे मुहज्जिल हो सकता है। वहीं चूंकि ये क्लिनिकल स्टडी वाली बात है तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने रिसर्च को डिजाइन किया तो रिसर्च को आगे किया, जब से हमें इथिकल क्लियरेंस मिला उसके बाद हमने आगे किया सिनॉप्सिस के सबमिट करने के बाद। तो हम क्या कहते हैं कि पर्सपेक्टिव क्लिनिकल स्टडी हमेशा क्या होता है कि पर्सपेक्टिव वे में होता है, जबकि जो हमारा ये होता है प्रिवेलेंस स्टडी वगैरह होता है जो कि क्वेश्चनर बेस होता है या फिर ऑर्डर बेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो आप एक अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं कि पर्सपेक्टिव ओपन लेवल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल स्टडी ऑफ। हालांकि इस टाइटल में भी अभी कई सारी कमियां हैं जिसको सुधार की गुंजाइश है, मैंने बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा था। अब अगर हम बात करें कि हमें पेपर कैसे तैयार होगा, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें एक रीजन में रखना होगा कि ये रिसर्च क्यों किया गया और कैसे किया गया। ये रिसर्च क्यों किया गया और कैसे किया गया, तो उसके लिए कोई भी पेपर लिखने से पहले हम क्या कहते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी इंक्वायरी इकट्ठा करते हैं। उसमें हम प्री स्टडी रिसर्च वर्क करते हैं। प्री स्टडी रिसर्च वर्क करते हैं जिसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैं पीजी के लिए गया और मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था राउंड वर्म इन्फेस्टेशन के ऊपर एक कंपाउंड यूनानी फॉर्मुलेशन का। तो कंपाउंड यूनानी फॉर्मुलेशन का मैंने ये कर लिया। फिर मुझे एक अच्छे स्कॉलर ने, अपनी यूनानी के ही एक अच्छे स्कॉलर ने, जब मुझे उनसे मेरा जो है इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस रिसर्च से प्रूव क्या करना चाहते हैं। मॉडर्न के अंदर सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, मॉडर्न के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मॉडर्न के अंदर लेस हार्मफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि एल्बेंडाजोल। तो फिर आप ये 7 दिन और 10 दिन ये आप अपनी दवा दे के कॉस्ट थेरेपी बढ़ा रहे हैं, पेशेंट को ज्यादा जो है ये कर रहे हैं, आप क्या प्रूव करेंगे इस रिसर्च से। तो मेरी समझ में आया दैट्स टाइम मैं सिर्फ सिनॉप्सिस लगभग इनिशियल स्टेज में था, तो जो लिटरेचर रिव्यू वगैरह करके जो मैंने समझा था उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सवाल किया मेरे से वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन हमारा डिफाइंड पॉपुलेशन था। तो इसलिए हमें सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइंड करना होता है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या,
ये हमारे मास पॉपुलेशन के लिए जरूरी है क्या, तब जाके हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसा पिछले ही सेमिनार में रिसर्च पे प्रॉब्लम के ऊपर डॉक्टर तनवीर साहब ने एक बहुत अच्छा ये दिया था। मैं तो बस एक ब्रीफ में इन चीजों को ये करके चल रहा हूँ। तो डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, तो आपको एक एम बनाना होता है। कई सारी आपके ऑब्जेक्टिव होती है कि हम इससे ये चीजें हासिल कर सकते हैं, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, ये चीज इसमें हेल्प कर सकती है। तो वो एम आपको बनाना पड़ता है, और उस एम के क्रिएशन के लिए भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम रेज किया है वो रिसर्च प्रॉब्लम वाकई में प्रॉब्लम है या बस आप यूं ही एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जब आप सेट कर लेते हैं, तो जो आपने चीजें ये की, तो उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेटिकली तौर पे जो मे भी सपोर्ट हो सकता है लिटरेचर से, या फिर ये सपोर्ट कर सकता है प्रीवियस मैन्युस्क्रिप्ट से, या क्लिनिकल बेस्ड एक्सपीरियंस से, या से कहीं ना कहीं से ये सपोर्टेड होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे अभी जिस ड्रग्स और डिजीज का मैंने एग्जांपल दिया था कि सफुफ मुहज्जिल, इसमें हाइपरलिपिडेमिया में मैंने स्टडी किया, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि इसलिए कि मैंने इसको बहुत सारा पढ़ा, तो मेरा हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि ये जो सफुफ मुहज्जिल है ये हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करेगा। ये मेरी हाइपोथेसिस है। लेस साइड इफेक्ट के साथ होगा वो मेरी ऑब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन ठीक करेगा ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब ये हम स्टैटिकली प्रूव करेंगे रिसर्च के बाद कि वो मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो सही है या नहीं है। हाइपोथेसिस आपकी गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस हमेशा आपकी सही ही होती है, हाइपोथेसिस आपकी गलत भी हो सकती है। लेकिन हाइपोथेसिस बनाने के बगैर आप एम नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर जाके आप फर्दर जब हाइपोथेसिस बनाना होता है तो फर्दर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस जो इससे रिलेटेड स्टडीज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आप जो भी रेफरेंस बुक्स होते हैं उससे रिलेटेड उसको पढ़ सकते हैं। और जब ढेर सारा आप उसके ऊपर मटेरियल, आप मवाद इकट्ठा कर लेते हैं, मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, अपने दिमाग को पूरी तौर पे मुतमईन कर लेते हैं कि नहीं वाकई में ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें लिटरेचर रिव्यू की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जब हम लिटरेचर रिव्यू इतना किया हमने, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा मटेरियल और मेथड्स क्या होंगे, मटेरियल एंड मेथड्स क्या होंगे, इंक्लूडिंग रिसर्च डिजाइन। जैसे कि मटेरियल हमारा क्या हो गया, प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया के पेशेंट हो गए। मटेरियल हमारा क्या हो गया कि हमारा ये क्या नाम है आपको, सफुफ मुहज्जिल हो गया। अब इस सफुफ मुहज्जिल के बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे कि सफुफ मुहज्जिल क्या ये सिंगल ड्रग्स है, क्या ये कंपाउंड ड्रग है, तो कंपाउंड ड्रग्स में किसको किस रेशियो में हमें मिलाना है, किस तरह से हमें इसको आगे ले जाना है वो। फिर उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन की जो हम मरीज को लेंगे वो किस तरह से लेंगे, वो हम कॉम्पेटिटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, हम एक सिंपल क्लिनिकल स्टडी करना चाह रहे हैं, हम रैंडमाइज कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम एक प्लेसिबो स्टडी करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का हम तयन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। इसके साथ ही फिर रिसर्च डिज़ाइन हमारा सैंपल साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही जो मटेरियल्स हमने ये किया है उसके वो कैसे आएगा, कैसे इस्तेमाल होगा, उसके ऊपर भी, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज सफुफ मुहज्जिल है, सफुफ मुहज्जिल को
एक हम वेट पॉट में डाल दिया तो क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया के केस को हम अदर मेटाबॉलिक डिजीज इन्वॉल्वमेंट वाला केस में भी ले लेंगे, या कार्डियो इन्वॉल्वमेंट है या फिर अदर इन्वॉल्वमेंट है, उस केस को हम स्टडी में करेंगे। और हमारे पास अगर उससे कोई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो क्या ये सही होगा? तो ये सारी की सारी चीजें हमें मटेरियल मेथड में इंडिकेट करनी पड़ती है। वहीं पोस्ट स्टडी या रिसर्च हम क्या करते हैं? प्री स्टडी और रिसर्च हमने जो किया वो ये सारी चीजें थी। पोस्ट स्टडी में सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। आपने जब इस पे रिसर्च किया, इस पे क्लिनिकल स्टडी किया, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, और उस रिजल्ट को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं उस रिसर्च डेटा को। वो रिसर्च डेटा आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर ये क्वालिटेटिव फॉर्म में हो सकता है, आइदर ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो सकता है। तो जिस भी फॉर्म में हो उसके अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करते हैं डेटा को। और डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन हम लिखते हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि जैसे हमने एक डेटा को एनालाइज किया सफूफे मुआजिल पे प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया के, और इसमें हमारा जो सफूफे प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया का पेशेंट है कि 80% बलगमी मिजाज का होता है, तो रेस्ट ऑफ द 20% भी तो कुछ मिजाज के होते हैं। तो कौन से कितने कितने परसेंट किस किस मिजाज के होते हैं वो हमें ये करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो इसी को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और फिर वो किसी प्रीवियस स्टडी से या किसी प्रीवियस रेफरेंस से मैच खाता है कि नहीं, उसको हमें बताना पड़ता है। तो इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। फिर इंटरप्रिटेशन के बाद हम उस रिजल्ट को डिस्कशन लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं। फिर डिस्कशन में कि ये ऐसे ऐसे हुआ, इस तरह से हमने किया, इसको इस तरह से किया, हमने प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया के 60 पेशेंट लिए, इस स्टडी डिजाइन के तौर पे लिए, इस तरह के हमने स्टैंडर्ड कंट्रोल के तौर पे लिए, और इस स्टैंडर्ड कंट्रोल में हमने एटोवास्टेटिन दिया, जबकि टेस्ट ग्रुप को मैंने ये सफूफे मुहज्जिल दिया। इसके बाद हमने इतना दिन पे इसका फॉलोअप लिया, फॉलोअप में हमने ये किया, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये डेटा आया, और ये डेटा जो है स्टैटिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको हम डिस्कशन एंड कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। जब डिस्कशन हम करते हैं तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वेदर ये हमारा डेटा जो है ये किसी तरह से इसमें ईरर तो नहीं है, किसी तरह का कोई कमी तो नहीं है। तो उसके लिए हम हमारे स्टडी का लिमिटेशन को ये करते हैं। जैसे जो भी क्लिनिकल स्टडी हम लोग पीजी में करते हैं, तो अमूमन अगर सिंगल ग्रुप स्टडी करते हैं, नॉन प्लेसिबो या नॉन स्टैंडर्ड ट्रायल या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव ट्रायल करते हैं, तो उसमें 60 पेशेंट का सैंपल साइज लेते हैं। तो क्या ये 60 पेशेंट का सैंपल साइज सफिशियंट है एक जनरल पॉपुलेशन पे ये करने के लिए? दूसरी चीज, जो हमने साइड इफेक्ट के बारे में ये किया, बात किया सफूफे मुहज्जिल की, तो क्या उस साइड इफेक्ट को हमने प्रॉपर्ली एसेस किया? शॉर्ट टर्म में जो साइड इफेक्ट आ रही है उसको मैंने नोट किया, या लॉन्ग टर्म के भी साइड इफेक्ट को नोट किया? उन सब चीजों को हमें पोस्ट स्टडी देखना पड़ता है। इसके अलावा जब ये हमने लिमिटेशन देख लिया, तो बेनिफिट्स इससे क्या हासिल हुई उसको भी हमें बताना पड़ता है। अब बात आती है कि आपने रिसर्च कर भी लिया और रिसर्च का आपके पास सारा कुछ मौजूद हो गया, तो आपको इसको पब्लिश करना है। आपको इसको पब्लिश करना है, तो क्यों करना है पब्लिश और कैसे करना है? तो क्यों करना है भाई? चूंकि ये हमारी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं पीजी स्टूडेंट्स की बात करूँ, पीजी स्कॉलर्स की बात करूँ, तो चूंकि ये हमारी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए करना है। हमें एकेडमिक ग्रोथ चाहिए, इसलिए चूंकि बहुत सारी जगह, जैसे अभी हमारे यूनानी सिस्टम में कहते हैं कि लेक्चर से रीडर बनने के लिए कम से कम दो रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए।
तो एकेडमिक ग्रोथ के लिए हम इसको कर रहे हैं, या फिर हम पीर रिकॉग्नाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या पब्लिश्ड ये किया गया है, लिटरेचर और जर्नल को हम अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं ऐसे लोगों से जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है और वो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सारे जो है रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं कि अगर ज़रूरत है कहीं पे पिक्चर्स की, क्लिनिकल इमेज बिल्डिंग की, तो वह सारा कुछ हम करते हैं। फिर एक पीरियड के बाद जैसे आपने जो है डेटा को बना ले, डेटा आपको मिल गया तो वो एनालिसिस भी होगा। अब एनालिसिस के मोबाइल से खो गया तो वैसी सूरत में क्या होगा कि हम डेटा को रिकॉर्ड रखते हैं। डेटा को रिकॉर्ड रखने से हमारे पास ये होता है कि हम अच्छे से चीज़ों को रीस्टोर कर सकते हैं। फिर हम रिसर्च प्लान, उसी से रिलेटेड दूसरे रिसर्च प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 में इंडिया में, या फिर जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो कहा गया कि कोविशील्ड जो है 28 डेज पे रिपीट डोज देना होगा। फिर 28 डेज को बढ़ा के 1.5 महीने से 2 महीने किया गया, 6 to 8 वीक। लेकिन जब इससे भी उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो उसने क्या हुआ कि एक तो शॉर्टेज हो गया हमारे पास वैक्सीन की। दूसरी चीज, जब फर्दर स्टडी हुई तो ये पता चला कि ये जो हमारे इससे कोविशील्ड से ये बन रही है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इम्यूनिटी मेंटेन करके रखता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको सेकंड डोज के शेड्यूल को बढ़ा दिया। सेकंड डोज के शेड्यूल को बढ़ा के 3 से 4 महीना कर दिया। तो ये हमारा रिसर्च प्लान हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें, तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, हमारा एक तरह का मार्केटिंग टूल है। लोग यही पढ़ के आपकी तरफ, आपके स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो रीडर जो है वो डिसाइड करता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कि ये हमारा पेपर जो है वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। वहीं एब्स्ट्रैक्ट के जरिए हम क्विक एंड एक्यूरेट समरी ऑफ इंटायर रिसर्च वर्क देते हैं। इसमें आपका रिजल्ट भी इंक्लूड होता है, इसमें आपका रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी इंक्लूड होता है। इसमें इसके बेनिफिट्स और इसके लिमिटेशंस ये भी इंक्लूड होता है। और फिर जो है हम इस रिसर्च को आगे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट हमारा 100 से 300 वर्ड में होता है, जिसकी लेंथ अमूमन 100 से 300 वर्ड की होती है और डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो वो कौन सा ये है उसको हम कहते हैं। फिर अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट की, तो वो यूजुअली यूज्ड होता है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में, जब जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है वो ह्यूमैनिटीज और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। वहीं अगर हम बताएं कि इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, जब कभी भी कोई साइंस और करंट अफेयर के बारे में इस तरह की पेपर या इस तरह के ये कहते हैं, तो उसको हम कॉमनली यूज करते हैं साइंस और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि बैकग्राउंड में मेथड, एम, रिजल्ट और कंक्लूजन के भी
ये बताता रहता है। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, तो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियली इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक तरह से दो सीरीज में, तो ये हमें देता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है हमें एक हेडिंग के जरिए हमें, ये मेडिकल लिटरेचर है, ये क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट है, ये प्रीवेलेंस रेट रिपोर्ट है, क्या है, इसका हमें क्लू देता है। अब आते हैं राइटिंग द रिसर्च वर्क और पेपर। इसमें हम मेनली फोकस क्या करेंगे कि इंफॉर्मेटिव पेपर, एक अच्छा पेपर कैसे लिखा जाए जो कि साइंटिफिक हो और कॉमनली यूज में आ सके। इसके लिए हम सेम स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जो कि हम रिसर्च वर्क में यूज किया है, कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम के बाद हम एम एंड ऑब्जेक्टिव को ये करने लगते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बाद फिर अगर कुछ ये लिटरेचर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद फर्दर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फर्दर लिटरेचर रिव्यू के बाद फिर हम मटेरियल एंड मेथड को डिसाइड करते हैं, और मटेरियल एंड मेथड को डिसाइड करने के बाद फिर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो हमारा वो पार्टिकुलर जर्नल या जो भी है वो उसी कैटेगरी में हमारा रहना चाहिए, जो कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। Begin writing the full length paper after you have finished the research work. ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च वर्क कंप्लीट ही नहीं किया, आप पहले से आपने थीसिस लिखना शुरू कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम बनाया वो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहले तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम हमने रेज किया क्या वो सॉल्व हुआ, वो सॉल्व होने से क्या आम पॉपुलेशन पे, एक जनरल पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ता है, वो मोटिवेट होते हैं इस स्टडी से या रिसर्च से या नहीं, क्या जो मैंने एम एंड ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बनाया था उसको ये हमारा रिसर्च वैलिडेट कर रहा है, उसको भी हम मेंशन करेंगे। फिर कंक्लूजन जो है हम कंक्लूजन के सेक्शन में और इंट्रोडक्शन में भी बताएंगे कि ये हमारा स्टडी इसमें फिट बैठ रहा है, मेरे सारे एम एंड ऑब्जेक्टिव जो बॉक्स है हाइपोथेसिस के उसको टिक कर रहा है कि ठीक है। वरना अगर नेगेटिव भी है रिसर्च रिपोर्ट या रिजल्ट में भी नेगेटिव, तो उससे घबराना नहीं है। मैंने खुद ही नेगेटिव रिजल्ट दिया अपने पीजी के थीसिस में, नेगेटिव रिजल्ट दिया, तो नेगेटिव रिजल्ट देना एक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा हो जाता है, आपका थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि हमेशा जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपने 10 इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो वैसी सूरत में क्या हुआ, 10 में से कोई 1-2 चीजें पॉजिटिव आए, बाकी सब नॉर्मल आए। जो चीजें नॉर्मल आ गए तो हम ये तो ऐसे होगा ना कि चलिए ये इस चीज को हमें रूल आउट कर देना है, अब उसको नहीं। कोई पेशेंट हाई ग्रेड फीवर लेके आता है और मैंने टैक्सीम का इंजेक्शन दे दिया, टैक्सीम का इंजेक्शन देने पे क्या होगा कि वो टाइफाइड फीवर हमारा ठीक हो रहा है या नहीं, उसको हम एसेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको कैसे हमने अचीव किया, इसको हमने कैसे अचीव किया, और उसके पूरे जो डिटेलिंग है, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट हो, चाहे वो
अदर टाइप का हो, उसमें हमें हेल्प मिलती है। इसके बाद आप अपने फाइंडिंग को रिवील करते हैं, एनालिसिस करवाते हैं और रिजल्ट सेक्शन में उसको इंटरप्रेटेट करके दिखाते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है आपका, वो ये हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। आपने जैसा हाइपोथेसिस बनाया, आपने जैसा ये बनाया, उसके जरिए ये इम्प्लीकेबल है नहीं है, वो या उसको मैच करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। इसके बाद अच्छे से हम सेंटेंस और फ्रेज को अच्छे से अरेंज करते हैं। फिर उसको सीक्वेंस में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल मेथड हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये 3 पार्ट मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन एक्चुअली इसमें नहीं होता है। जैसे सबसे पहले हमारा टाइटल होता है, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस होता है, या कभी हाइपोथेसिस ऊपर आ जाता है और एम एंड ऑब्जेक्टिव नीचे। तो उसमें जो है इस तरह की चीजें देते हैं। फिर हाइपोथेसिस के बाद हम क्या कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू, दोबारा से लिटरेचर रिव्यू को देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंगली हम फिर मटेरियल एंड मेथड को डिसाइड करते हैं। मटेरियल एंड मेथड को डिसाइड करने के बाद स्टडी को अंजाम देते हैं। उस स्टडी से जितने लोग है या थे, वो सबके जो है सपोर्ट करता है, तो उसको हम कंक्लूजन में बताते हैं। वहीं ये मेक श्योर कहते हैं कि ये जो हमारा रिसर्च पेपर है वो सेल्फ कंटेंट है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन चुराया नहीं गया है या फिर किसी का कॉपी नहीं किया गया है। इस तरह से कॉपी करना एक अलग ये देता है और चुराना जो है अलग सेंस देता है। तो चुराने की जगह आपने किसी को कॉपी तो नहीं किया है, वो उसको आप रीएश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी रीएश्योर करते हैं कि जो हमने ये स्टडी किया है, वो स्टडी हमारा उस स्टडी में जो पार्टिसिपेंट है उसका जो भी ये आता है, उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये इथिकल रूल के खिलाफ है। अगर उसको कोई साइड इफेक्ट बैठता है तो उसी में हम उसको ट्रीट भी करते हैं। तो ओवरऑल कंडीशन जो है यह है कि इस मेथड के जरिए हम इंश्योर करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ अभी हमें भेजे जाइए वो एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा हम चीज़ों को, जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट को हम फिगर, टेबल और ग्राफ में भी समझा सकते हैं। फिगर, टेबल एंड ग्राफ में भी समझा सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा कंसाइज रखने में, आपके रिसर्च पेपर को कंसाइज रखने में हेल्प करेगा। एब्रिविएशन अगर कहीं है तो उस एब्रिविएशन का जो है हम फुल फॉर्म लिख के बताना होगा कि ये एब्रिविएशन है। जैसे कि ओडी कहीं लिखा हुआ है, आपने सफुफे मोजिल ओडी दिया, तो ओडी से क्या मुराद है, तब जो है हम उसको वैलिडेट कर पाते हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू जो किया है, लिटरेचर रिव्यू के जरिए हम रेफरेंस साइटेशन में डालते हैं और फिर हम सारे सेंटेंस को लिंकअप करते हैं कि जो अब हमने लिखा है रिसर्च पेपर, वो ग्रामेटिकली, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिट बैठता है कि नहीं। कि पता चला कि आपने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया और ऐसी जगह ये स्टडी काम में आ रही है जहाँ की नॉर्मल ज्यादातर लोग इंग्लिश को जानते ही नहीं, तो आप क्या होगा कि वहां पे दिक्कत होगी। तो लिंक योर सेंटेंस।
जो भी उसके बाद इंश्योर कहते हैं कि जो भी हमने चीजें लिखा है वो हमेशा क्लियर वे में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, और उसको इस तरह से हम कहते हैं कि आपके स्टडी का पर्पस क्या था, बेसिक स्टडी डिजाइन आपकी क्या थी, टेक्निक क्या क्या यूज किया आपने, मेजर फाइंडिंग क्या आई आपकी, मेजर फाइंडिंग क्या आई आपकी, कंक्लूजन क्या रहा आपका, और फिर इसका इम्प्लीकेशन। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर बाद में हम फाइनली चेक करते हैं पेपर को। पेपर को चेक करने के लिए एक तरह से समझिए कि हम रिव्यू करते हैं अपने पेपर का कि कहीं पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कोई ह्यूमन इरर तो नहीं है, कोई टेक्निकल इरर तो नहीं है। जैसे अभी ये स्लाइड चलाते चलाते 2 जगह मैंने पाया है कि मेरे से कुछ गलतियां हुई है इस सबको लिखने में, तो और मैं रिव्यू नहीं किया तो मुझे पता नहीं चला। अभी जब मैं देख रहा हूँ तो वो 2 जगह मुझे एक छोटी छोटी गलतियां दिखी। उसके बाद फिर हम जब ये हो जाता है तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और फुल लेंथ पेपर को हम आगे जब नीड होती है तब हम सप्लाई देते हैं। जो भी हम जब ये लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह तो या फुल लेंथ पेपर, तो उसमें हम जो भी टारगेटेड जर्नल यानी जिस जर्नल में हम छपवा रहे हैं उसके क्राइटेरिया जो है, गाइडलाइन जो है, उसमें हमारा फिट होना चाहिए, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर फुल लेंथ पेपर हो। इसके अलावा इसमें हमें अक्सर देखने को मिलता है क्लिनिकल स्टडी में, क्लिनिकल स्टडी तो वो जो है हमारा गाइडलाइन के प्रॉपर फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो भी हमारा ये आता है, क्या नाम है, आपको बीच में इरर पैदा होते हैं, उस इरर सबको भी हम ये कहते हैं फिर रेफरी या एडिटर के जरिए हम कंक्लूड करते हैं, और अगर हमारा पेपर बैड है तो वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं चूजिंग योर कीवर्ड। कीवर्ड को हम कैसे चूज करेंगे? तो जैसा कि पहले भी बताया है कि सर्च इंजन वगैरह जो है वो कीवर्ड के जरिए भी हम सर्च कर सकते हैं। तो कीवर्ड भी जो है हमारा क्या है, एक तरह से हमारा मुखौटा है, एक तरह से हमारा मुखौटा है, एक तरह से हमारा प्रेजेंटर है कि वो हमें बताता है इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके लिए हम एक्यूरेट लिस्ट ऑफ कीवर्ड बनाते हैं जिसमें करेक्ट इंडेक्सिंग होती है, अल्फाबेटिकली आप कह सकते हैं कि करेक्ट इंडेक्सिंग होगी। जैसे मैंने ले लिया कि हाइपरलिपिडेमिया एंड सफुफे मुहज्जिर, तो अगर मैं हाइपरलिपिडेमिया मेरा ये है कीवर्ड है और सफुफे मुहज्जिर है, तो पहले हमारा एच वाला होगा, बाद में एस वाला होगा। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर पे और वो साइटेड होता है ज्यादा। कैसे हम कीवर्ड को चूज करते हैं अपने पेपर में वो देखते हैं। थ्रू आउट पेपर को पढ़ते हैं, टर्म को और फ्रेज को यूज करते हैं रिपीटेडली, जो वर्ड जो टेक्स्ट में आ रहे हैं उसको ये कहते हैं। इंश्योर करते हैं कि और जो भी सारे की टर्म्स या फ्रेजेस हैं ये वो एडिशनल की फ्रेज में आ जाए। इंक्लूड वेरिएंट टर्म और फ्रेज को, जैसे किडनी है, रीनल है, या फिर नेफ्रॉन हो गया, ये सारा का सारा हमारा किसी दवा का नाम हो सकता है, किसी बीमारी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको बुला के इस तरह से हम कीवर्ड का सिलेक्शन करते हैं। अब कंटिन्यू कीवर्ड में अगर हम देखें तो कॉमन एब्रिविएशन जैसे HIV है, तो HIV भी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये एब्रिविएशन में भी जाएगा।
तो एब्रिविएशन भी अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस तरह से हम एक ही चीज एब्रिविएशन में भी हो सकता है और एक ही सेम चीज हमारा कीवर्ड में भी हो सकता है। अब देखते हैं कि जो है हम कॉमन वोकैबुलरी टर्म जो है जो स्टैंडर्ड डिसिप्लिन में उसको हम किस तरह से ये कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी आप आर्टिकल सबमिट करते हैं तो कीवर्ड के जरिए सर्च इंजन में चेक किया जाता है कि इससे रिलेटेड कीवर्ड के जरिए सर्च इंजन में चेक किया जाता है कि इससे रिलेटेड कोई स्टडी हुई है या नहीं हुई है। फिर आपके पेपर को उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो, तब जाके हम कंक्लूजन पे पढ़ते हैं कि while it may be challenging to write effective titles or abstract or full length paper or choose appropriate keyword, there is no denying the fact that is definitely worth putting extra time to get these right. After all, these three smallest segments of your paper have the potential to significantly impact your chances of getting published, read and cited. Thank you. थैंक यू सर। समझ में आई चीजें या नहीं आई? हाँ जी सर आई। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं, लगता है कि सब बाउंस तो नहीं कर गया या ऐसा तो नहीं था कि हाँ सर आई समझ में। मेथड वाला थोड़ा सा समझा सकते हैं और एक बार? मटेरियल एंड मेथड को जी जी जी, उसमें क्या क्या चीज रहेगी? देखिए, मटेरियल एंड मेथड में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो आपने प्रॉब्लम को रेज किया है उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसका कैसे कैसे सिंपल वे में अगर हम इसको डिफाइन करें मटेरियल मेथड को, तो जो आपने प्रॉब्लम रेज किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किन